प्रागैतिहासिक काल और आद्य-ऐतिहासिक काल। भौगोलिक कारक। किसी भी संस्कृति के विकास में भौगोलिक कारक की अहम भूमिका होती है। यह सच ही कहा गया है कि भारत के भूगोल को समझे बिना भारत के इतिहास को नहीं समझा जा सकता। दूसरे शब्दों में, हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते हुए भूगोल के माध्यम से ही निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। यथा, सभ्यता का विकास पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों हुआ? पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों नहीं? भारत का प्रथम साम्राज्य गंगा घाटी में ही क्यों उदित हुआ? पश्चिम भारत एवं उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में गेहूं और जौ उत्पादक ही क्यों हैं? उत्पादक ही बने रहे, जबकि पूर्वी भारत में खाद्य उत्पादक फसल चावल बनी रही। प्रथम नगरीकरण के पतन के 1000 वर्षों के बाद द्वितीय नगरीकरण मध्य गंगा घाटी में क्यों आरंभ हुआ? इसी प्रकार कावेरी नदी से दक्षिण के क्षेत्र में साम्राज्य निर्माण के लिए पहल क्यों नहीं की? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भूगोल के माध्यम से बेहतर रूप से ढूंढा जा सकता है। उदाहरण के लिए, पश्चिम से पूर्व की ओर सभ्यता की क्रमिक विस्तार का कारण जंगलों की उपस्थिति। चूंकि पश्चिम में वर्षा की मात्रा कम थी, इसलिए अपेक्षाकृत जंगल विरल था, जबकि पूर्व की ओर जाते हुए वर्षा की मात्रा बढ़ती गई। इसी कारण से जंगल घने होते गए। अंततः अब उन जंगलों की सफाई के लिए बेहतर तकनीकी की जरूरत थी। इसलिए सिंध पंजाब क्षेत्र को आबाद करने के लिए तांबे व कांसे के उपकरण ही पर्याप्त सिद्ध हुए, जबकि गंगा घाटी को आबाद करने के लिए लौह उपकरण की जरूरत हुई। उसी प्रकार गंगा घाटी के प्रथम भारतीय साम्राज्य के उद्भव का कारण उस क्षेत्र का समृद्ध प्राकृतिक संसाधन था। उदाहरण के लिए, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का होना, बेहतर जल संसाधन के कारण चावल की खेती का विस्तार, लोहे एवं तांबे की उपलब्धता, नदी मार्ग से बेहतर यातायात व्यवस्था का सुलभ होना आदि। उसी तरह कावेरी नदी के दक्षिण क्षेत्र में साम्राज्य निर्माण की दिशा में पहल इसलिए नहीं हुई कि सुदूर दक्षिण की ओर जाते हुए कृषि भूमि की उपलब्धता कम होती गई। क्या भौगोलिक नियतिवाद की अवधारणा को स्वीकार किया जा सकता है? किसी भी संस्कृति के विकास में भौगोलिक कारक की अहम भूमिका होती है। भूगोल परिवर्तन को निर्धारित करने वाले कारक में से एक महत्वपूर्ण कारक होता है। बावजूद इसके भौगोलिक नियतिवाद की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक में भौगोलिक कारक एक महत्वपूर्ण कारक होता है, किंतु एकमात्र कारक नहीं होता। इसमें अन्य कारकों की भूमिका भी होती है। यह सही है कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मानव समुदाय के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित करता है। अगर कोई खास संस्कृति पुरापाषाण अथवा मध्यपाषाण संस्कृति एशिया, अफ्रीका, यूरोप से अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होती है, इसका कारण हो सकता है कि उपयुक्त तीनों ही क्षेत्रों में एक समान भौगोलिक कारक मौजूद होना। किंतु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि परिवर्तन को प्रेरित करने में तकनीकी भी अहम भूमिका निभाती है। कई बार तकनीकी भौगोलिक कारक को भी निष्प्रभावी बना देता है। यही वजह है कि वर्तमान काल में एक समान भौगोलिक एवं पर्यावरणीय कारक की उपस्थिति के बावजूद भारत के लोगों के जीवन स्तर में इतना बड़ा अंतर देखा जा सकता है। प्रागैतिहासिक और आद्य-ऐतिहासिक का अर्थ और इसके अध्ययन के स्रोत। इसके अर्थ अन्वेषण के क्रम में यह कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक सामग्रियां ही उपलब्ध हैं, जबकि आद्य-ऐतिहासिक काल के अध्ययन में पुरातात्विक सामग्रियों के साथ साथ साहित्यिक सामग्रियां भी उपलब्ध हो सकती हैं, किंतु प्रायः उपयोग नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अध्ययन के क्रम में साहित्यिक सामग्रियां उपलब्ध हैं, किंतु इनका प्रभावकारी उपयोग नहीं हो सका है। दूसरे शब्दों में, हड़प्पा लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, जबकि वैदिक आर्य लिपि का उपयोग ही नहीं करते थे। इसलिए उनका साहित्य मौखिक परंपरा के आधार पर चलता रहा। इसलिए वैदिक साहित्य में प्रामाणिकता का प्रश्न उपस्थित हो गया है। प्रश्न यह था कि यह साहित्य
बौद्धिक युग से संबंधित है या किसी परवर्ती काल से, क्योंकि इसे बहुत बाद में लिखित रूप दिया गया। फिर आद्य ऐतिहासिक काल के निर्धारण का एक दूसरा आधार भी है, वह है आद्य ऐतिहासिक काल को कृषि के आरंभ से जोड़ा जाना। इस आधार पर नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। वस्तुतः प्रागैतिहासिक काल एवं आद्य ऐतिहासिक काल दोनों के अध्ययन में पुरातात्विक सामग्रियों की हुई अहम भूमिका होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में भी आदिमानव के अनेक अवशेष मिलते हैं। ये अवशेष मुख्यतः प्रस्तर के उपकरण के रूप में मिलते हैं, जबकि कई आद्य ऐतिहासिक स्थलों पर ताम्रपाषाण उपकरण भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छिटपुट हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। किंतु अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक स्थलों की तुलना विश्व के अन्य भागों से प्राप्त स्थलों से करते हैं तो भारतीय स्थलों की निम्नलिखित सीमाएं स्पष्ट होती हैं। प्रथम, भारत में अधिकांश प्रागैतिहासिक स्थलों का अन्वेषण ऊपरी सतह पर ही हुआ है। इसकी गहराई से जाकर खुदाई करने की पहल नहीं की गई। दूसरा, यूरोप की तुलना में भारत की जलवायु बिल्कुल अलग थी, इसलिए यूरोप में जहाँ हड्डी के उपकरण बड़ी मात्रा में सुरक्षित मिले हैं, वहीं भारत में अर्ध शुष्क जलवायु के कारण अनेक स्थल मिट्टी में क्षरित हो गए हैं। भारत में आदि मानव के अध्ययन में मानव जीवाश्म के अवशेष कम मिले हैं। मुख्यतः हमें पशु जीवाश्म एवं उपकरण ही प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक पुरातत्व के अध्ययन में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरे हैं। यूरोप एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में पुरातत्व के अध्ययन में इन कारकों के लिए पहले ही जगह बना दी गई, किंतु भारत में एक लंबे समय तक इन कारकों को नज़रअंदाज किया जाता रहा था। इस कारण से भी आदि मानव की गतिविधियों का ज्ञान अधूरा रहा था, किंतु हाल के कुछ विद्वानों ने इस दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं। सबसे पहले गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल के अध्ययन में कृषि के विकास को पर्यावरणीय कारकों में होने वाले परिवर्तनों से जोड़कर देखा। फिर हाल में एस.एन. राजगुरु एवं डी.पी. अग्रवाल जैसे पुरातत्वविदों ने पर्यावरणीय कारक को अपने अध्ययन में विशेष महत्व दिया। इस प्रकार प्रथम नगरीकरण से लेकर द्वितीय नगरीकरण के उद्भव एवं पतन को पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे होने वाले परिवर्तनों से जोड़कर देखा जाने लगा और प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक पुरातत्व के अध्ययन में नए आयाम जुड़ गए। पुरापाषाण काल मानव विकास का अध्ययन त्रियुग पद्धति के आधार पर किया जाता है। ये 3 युग थे: प्रस्तर युग, ताम्रपाषाण काल तथा लौह युग। फिर आगे जॉन लुबाक नामक विद्वान ने प्रस्तर युग को भी 2 भागों में बांट दिया था: पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल। तत्पश्चात पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच संक्रमण की एक अवस्था के रूप में मध्यपाषाण काल के चरण को भी स्वीकार किया गया। एडवर्ड लॉर्टेट नामक विद्वान ने प्राणी समूह की उपस्थिति तथा परिस्थितिकी परिवर्तन के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 उपचरणों में विभाजित किया था: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल मानव विकास की आरंभिक अवस्था को दर्शाता है एवं भूवैज्ञानिक दृष्टि से संपूर्ण पुरापाषाण काल प्लीस्टोसीन युग अत्यंत नूतन से संबंध है, किंतु इसमें भी भिन्न। पुरापाषाण काल का स्वरूप अति दीर्घकालीन रहा है। इस काल में मानव के द्वारा करोड़ उपकरण बनाए जाते रहे हैं। इस काल के उपकरण में हस्तकुठार, खंडक, विदारणी की प्रधानता मिलती है। अगर हम क्षेत्रीय विविधता पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि इस काल में, निम्न पुरापाषाण काल में, कई उपसंस्कृतियों में एक अलग संस्कृति दिखती है जिसे हम चॉपर चॉपिंग संस्कृति के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में मद्रास और उसके आसपास हस्तकुठार संस्कृति का विकास हुआ। इस काल में बड़े करोड़ उपकरण बनते रहे। उनके निर्माण में कच्चे माल के रूप में क्वार्टाइज पत्थर का उपयोग हुआ। निम्न पुरापाषाण काल के स्थल
लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हुए, किंतु यह क्षेत्र गंगा दोआब, केरल एवं पूर्वी भारत की घने जंगलों से प्राप्त नहीं हुआ। गंगा यमुना दोआब में एक ही स्थल अपवाद है, वह है कालपी। लगभग 70,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व में तकनीकी परिवर्तन के आधार पर एक नए चरण की शुरुआत हुई। इसे मध्यपुरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में क्रोड उपकरण की तुलना में सल्क उपकरण की प्रधानता बढ़ने लगी। यद्यपि क्रोड उपकरण भी प्रचलन में बने रहे, फिर उपकरण बनने वाले कच्चे माल के रूप में परिवर्तन आया। कच्चे माल के लिए क्वार्टाइज की जगह जेस्पर व चर्ट का प्रचलन बढ़ गया। प्रायद्वीप भारत में नेवास नामक स्थान इसका प्रारूप स्थल माना जाता है। उसी प्रकार 35,000 से 30,000 ईसा पूर्व में उच्च पूरा पाषाण काल आरंभ होता है। इस काल में तकनीकी विकास को और अधिक प्रोत्साहन मिला। इस काल में सल्क उपकरण का महत्व बढ़ा। फिर भी इस काल में बड़ी संख्या में फलक उपकरण बनाए जाते रहे। पत्थर के अतिरिक्त इस काल में हड्डी लकड़ी के उपकरण भी बनते रहे। इस काल में महत्वपूर्ण उपकरण में हम तक्षणी एवं खुरचनी का विवरण दे सकते हैं। सबसे बढ़कर उपकरण के निर्माण में गुणात्मक वृद्धि के साथ परिमाणात्मक वृद्धि भी हुई है। पूरा पाषाण काल से संबंधित जीवन की जानकारी हमें महज उनके उपकरण से प्राप्त होती है। अतः इस विषय में हमारी जानकारी सीमित है। हमें यह सूचना नहीं है कि लोगों के बीच संपर्क भाषा क्या थी अथवा लोगों का रहन सहन कैसा था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस काल के लोग शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। उनके आर्थिक जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियां भीमबेटका के गुफा चित्र में अभिव्यक्त होती हैं। पूरा पाषाणकालीन समाज एवं संस्कृति सामुदायिक दृष्टि से पूरा पाषाण काल एक बैंड सोसाइटी की उपस्थिति को दर्शाता है। यह मानव के सामूहिकरण की आरंभिक अवस्था है। इस काल में मानव शिकारी एवं संग्राहक थे। आरंभ में ऐसा माना जाता था कि मानव को जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार था, किंतु नवीन शोधों से यह बात स्थापित हो गई कि इस काल में मानव के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार की अपेक्षा जंगली उत्पादों का संग्रह ही रहा था। इसका मुख्य कारण संग्रह से प्राप्त उत्पाद एक लंबे समय तक खराब नहीं होते थे। उदाहरण के लिए कंदमूल फल ज़्यादा समय तक रह सकते थे, जबकि शिकार से प्राप्त मांस अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता था, क्योंकि अभी आग की शुरुआत नहीं हुई थी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा से प्राप्त आरंभिक चित्रों से मानव की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। चूँकि इस काल में मानव शिकार एवं खाद्य संग्रह के लिए एक स्थल से दूसरे स्थल पर अपना निवास बदलते रहते थे, इसलिए परिवार का आकार स्वाभाविक रूप से छोटा होता था एवं जनसंख्या सीमित थी। बैंड समाज का आकार 20 से 40 लोगों के बीच था। इस समाज में लोग संसाधनों का उपयोग सामूहिक रूप से करते थे। इस समाज में समानता की भावना प्रबल थी तथा मुखिया तंत्र जैसी कोई पद्धति विकसित नहीं हुई थी। फिर पूरा पाषाण काल में मानव ने अपने परिवेश से सहचर्य स्थापित किया। अंततः इस काल में कला एवं धर्म के प्रति भी लोगों का रुझान देखा जा सकता था। बेलन घाटी के लोहंदा नाला स्थान से देवी की एक मूर्ति मिली है। फिर महाराष्ट्र के पटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है, इस पर रेखाचित्र अंकित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भीमबेटका से प्राप्त आरंभिक गुफा चित्र उच्च पूरा पाषाण काल से ही संबंध है। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल नवपाषाण काल के बीच संक्रमण की एक अवस्था के रूप में मध्य पाषाण काल की अवधारणा बाद में विकसित हुई। मध्य पाषाण काल होलोसीन युग से संबंध तथा लगभग 10,000 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है। इस काल में जलवायु शुष्क होने लगी थी तथा उपकरण की बनावट भी
स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है, अर्थात फलक उपकरण का स्थान सूक्ष्म पाषाण उपकरण लेने लगे। इन सूक्ष्म पाषाण उपकरण को हड्डी, लकड़ी एवं पशुओं के सींग से जोड़कर बेहतर किस्म के उपकरण बनाए जाते थे। मध्यपाषाण संस्कृति से उपकरण विकास के कई चरण मिलते हैं, जिन्हें हम निम्न चरणों में बांटकर देख सकते हैं। सामान्य अवस्था में अज्यामितिक उपकरण, बेहतर अवस्था में ज्यामितिक उपकरण, विकसित अवस्था में मृदभांड के साथ ज्यामितिक उपकरण। वस्तुतः तीसरी अवस्था सबसे विकसित अवस्था थी, जबकि हम जानते हैं कि मृदभांडों का प्रश्न नवपाषाण काल की एक सामान्य विशेषता थी। किंतु मध्यपाषाण काल संस्कृति से जुड़े कुछ स्थलों में भी मृदभांड के साक्ष्य मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए बेलन घाटी, चौपानी, मांडो और गुजरात के लखनाज में इस काल में तकनीकी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप प्रक्षेपास्त्र तकनीकी एवं तीर कमान का विकास हुआ। तीर कमान की सहायता से न केवल बड़े आकार के पशु वरन छोटे पशु पक्षियों का भी शिकार होने लगा था। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ने की कला भी विकसित हुई। अतः जाहिर है कि खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी तथा खाद्यान्न की उपलब्धता ने जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया। यही वजह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यपाषाण काल से जुड़े हुए स्थलों की संख्या में वृद्धि हुई। मध्यपाषाण काल से संबंधित स्थल संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं। उदाहरण के लिए गंगा यमुना दोआब में बेलन घाटी की चौपानी, मांडो, महागरा, कोल्डी हवा आदि स्थल मिले हैं। प्रतापगढ़ में सराय नहर, राय एवं महदहा जैसे स्थल मिले हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में आदमगढ़ व भीमबेटका, राजस्थान में बागौर, गुजरात में लंगनाज, महाराष्ट्र में पटने आदि स्थलों से भी मध्यपाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। उसी प्रकार मध्यपाषाण काल में नियमित रूप से पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि मध्यपाषाण कालिक स्थलों से जो पशुओं की हड्डी मिली हैं वे दर्शाते हैं कि वे जंगली किस्म के पशु थे। किंतु मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर में पालतू पशु के भी साक्ष्य मिले हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि पालतू पशुपालन की दिशा में कदम उठाया गया था। उसी प्रकार उस काल में खेती की शुरुआत नहीं हुई थी। वस्तुतः मध्यपाषाण काल में चक्की और सिलवट्टे का पाया जाना यह दर्शाता है कि लोग अब अनाजों की ओर आकर्षित हुए एवं अनाजों के दाने निकाले जाने लगे। उसी प्रकार गर्त चूल्हों का पाया जाना यह दर्शाता है कि अब नियमित रूप में भोजन पकाया जाने लगा था। इसके अतिरिक्त सराय नहर, राय, महदहा से स्थायी निवास बनाए जाने को साक्ष्य मिले हैं। इसका अर्थ है कि इस काल में मानव के द्वारा स्थायी निवास की दिशा में सोचा जाने लगा था। मध्यपाषाणकालीन समाज एवं संस्कृति। मध्यपाषाणकालीन काल में ही परिवार की परिकल्पना उभर कर आई। पहले परिवार के सभी सदस्य शिकार पर जाते थे, किंतु यह अब वयोवृद्ध सदस्यों को घर पर बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ा जाने लगा। उसी प्रकार परिवार की परिकल्पना उभर कर आई। फिर मध्यपाषाण काल में मानव सौंदर्य बोध भी उभरने लगे। मानव ने प्रकृति एवं परिवेश के साथ निश्चित संबंध स्थापित किए। मानव की यह चेतना धर्म एवं कला के रूप में उभर कर आई। राजस्थान के बागौर में देवी की एक मूर्ति मिली। उसी प्रकार मानव अब आभूषण का प्रयोग भी करने लगा। महदहा नामक स्थल से प्राप्त पशुओं के सींग से निर्मित कंठाहार इसका प्रमाण है। इस प्रकार इस काल में एक और भी विकास देखा गया है, वह था समाधिकरण अथवा मृतक व्यक्ति को दफनाए जाने की पद्धति का विकास। इसका अर्थ है कि लोगों ने अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न कर लिया था। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण विकास है गुफा चित्रकला का विकास। गुफा चित्रों का विकास पूरा पाषाण काल की उत्तर अवस्था में ही हो चुका था। परंतु मध्यपाषाण काल आकार में चित्र अधिक विविधतापूर्ण दिखने लगते हैं। मध्यपाषाण काल के चित्र मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट भीमबेटका, मिर्ज़ापुर के सुहागी घाटी की गुफा, उड़ीसा के सुंदरगढ़ और संबलपुर आदि स्थानों पर मिलते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कई स्थलों में भी
ये चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में लगभग 5000 गुफा स्थल मिले हैं जो विभिन्न स्थलों से संबंध हैं। ये स्थल वैदिक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के पश्चात सर्वाधिक हैं। गुफा कला के मध्यपाषाण कालिक चरण के कुछ विशिष्ट जानवरों में विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये जानवर हिरण, कछुआ, खरगोश, लोमड़ी आदि। साथ ही इस काल में मानव का भी चित्रण हुआ है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक प्रमुख गुफा स्थल है। यह वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। यह मध्य भारतीय पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। यह स्थल लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। भीमबेटका के कलाकारों में विविध रंगों के चित्रों का प्रयोग किया। ये रंग प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी हजारों सालों तक बरकरार रहे हैं। अगर हम गुफा का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि गुफा एवं चट्टानों पर बने जो चित्र हैं वे इस एक ही साथ चित्रकला, तक्षण कला, नक्काशी सभी के नमूने प्रस्तुत करते हैं। इन चित्रों में विविधता दिखती है। ये चित्र सामुदायिक जीवन की झलक देते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, सामूहिक नृत्य, संगीत उपकरण, माता, बच्चे, गर्भवती स्त्री, मनुष्य द्वारा मृत जानवरों को उठाते हुए आदि दृश्य मिलते हैं, शामिल है। आरंभिक चित्रों में जानवर का चित्रण तो यथार्थ रूप में किया गया है, जबकि मानव का चित्रण प्रतीकात्मक रूप में है। ये चित्र भावनात्मक है तथा कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। मानव विशेषकर पुरुष का रेखीय चित्र बनाया गया है। ऐसा क्यों? जैसे कि हम जानते हैं मध्यपाषाण कालीन चित्रों के शिकार एवं खाद्य संग्रह के दृश्य की प्रधानता दिखती है। शिकार के चित्र में हमें एक सामूहिकता का भाव होता है। शिकार गतिविधियों को पवित्र कार्य माना जाता था तथा उनमें सफलता आवश्यक थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः शिकार के मध्य पशुओं को घायल करना अथवा उन्हें मृत्यु के मुख में झोंक देना एक भावनात्मक तनाव भी उत्पन्न करता था। अंततः कोई व्यक्तिगत तौर पर इस कार्य के लिए अपने को उत्तरदायी नहीं बनाना चाहता। संभवतः यही वजह है कि इन चित्रों में शिकारी को अकेला चित्रित करने के उदाहरण नहीं के बराबर मिलता है। शिकार एक सामाजिक कार्य था तथा पशुओं की हत्या एक सामूहिक गतिविधि का परिणाम था। एक ऐसा योद्धा जो किसी पशु अथवा दुर्दांत मानव का अकेला मुकाबला करता, यह अभी एक नई बात थी। ऐसा ताम्रपाषाण काल में चलकर ही संभव हुआ। यही कारण हो सकता है कि उस काल के चित्रकारों ने मानव को रेखीय अथवा प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया, जबकि वे बेहतर किस्म के चित्र बनाने में सक्षम थे। फिर अगर हम इन चित्रों में महिलाओं की आकृति का दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि पुरुषों की तुलना में इनके चित्र कहीं ज़्यादा स्पष्ट एवं यथार्थ हैं। जहाँ पुरुष शिकार के जोखिम उठा रहे थे, वहीं महिलाएं खाद्य संग्रह करती थी, बच्चे पालती थी, बच्चे पैदा करती थी, वस्तुएं ढोती थी आदि। चित्रों में उपस्थित उपर्युक्त दृश्य श्रम विभाजन की हमारी पूर्व निर्धारण धारणा के निकट दिखते हैं, परंतु इन चित्रों में हमें यह ज्ञात नहीं होता कि शक्ति का विभाजन किसके पक्ष में था। चूँकि उस काल में खाद्यान्न की आवश्यकता शिकार की अपेक्षा संग्रह से ज़्यादा पूरी होती थी, इस संग्रह में महिलाओं की भूमिका कहीं बड़ी थी, इसलिए शक्ति का विभाजन महिलाओं के पक्ष में प्रतीत होता है। फिर हम मध्यपाषाण कालिक चित्रों पर दृष्टिपात करते हैं तो इन चित्रों की एक संभावना धार्मिक अनुष्ठान की ओर भी संकेत करती है। संभवतः शिकार के ये चित्र एक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए बनाए जा रहे थे, ताकि शिकार गतिविधियों को बेहतर सफलता मिले तथा शिकारी को कम खतरा उठाना पड़े। इस प्रकार मध्यपाषाण कालीन चित्रों के तत्कालिक जीवन अभिव्यक्ति हुई है। इसमें केवल आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधि ही नहीं, अपितु आदि मानव के मनोभाव भी अभिव्यक्त हो रहे हैं। लिपि की अनुपस्थिति में चित्र भी बोलने का प्रयास करते हैं। सांकेतिक एवं विविधता में यह कला कहीं आधुनिक चित्रकला के निकट प्रतीत होती है। यद्यपि दोनों के स्वरूप में अंतर है। मध्यपाषाण कालीन चित्रकला आदि मानव के सरल भावों की अभिव्यक्ति है।
अभिव्यक्ति है, वे अपने परिवेश को समझने का प्रयास कर रहे हैं तथा उन्होंने उन्होंने अपने उस समय को चित्रकला के रूप में व्यक्त किया है। दूसरी तरफ आधुनिक जीवन पाषाणकालीन चित्र की जीवन की तुलना में बहुत अधिक जटिल है। आधुनिक मानव का बोध भी बहुआयामिक है। अंततः आधुनिक जीवन अपनी संपूर्ण जटिलता के साथ आधुनिक चित्रकला में अभिव्यक्त हुई है। नवपाषाण काल मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूचिन्ह बनकर आता है, क्योंकि इस काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की स्थिति में पहुंच गया था। गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति का नाम दिया। कुछ अन्य विद्वानों ने क्रांति शब्द पर आपत्ति व्यक्त की है। उनका मानना है कि क्रांति से तात्पर्य होता है कि द्रुत परिवर्तन, जबकि हम देखते हैं कि मेहरगढ़ नामक स्थल पर परिवर्तन की यह प्रक्रिया 7000 ईसा पूर्व से 3800 ईसा पूर्व के बीच लगभग 3000 वर्षों तक चलती रही। परंतु अगर हम उपयुक्त तथ्यों का परीक्षण करते हैं तो क्रांति शब्द अनुचित लगता है। निम्नलिखित आधार पर इस तथ्य को पुष्ट कर सकते हैं। प्रथम, यह परिवर्तन तुलनात्मक रूप में द्रुत ही माना जाना चाहिए, क्योंकि 3000 वर्षों में इतने सारे परिवर्तन हो गए जो 3000 वर्षों से पूर्व पिछले 30,000 वर्षों में नहीं हुई। दूसरे, इस काल में मानव, पशु और भूमि के बीच संबंध बदल गए। अब मानव भूमि से उत्पादक व पशुओं का उत्पादन करने लगा। नवपाषाण काल होलोसीन से संबंध था, जब जलवायु अत्यंत शुष्क हो गई। इस काल में कृषि एवं नियमित रूप में पशुपालन की शुरुआत हुई। अब मानव स्थायी जीवन जीने लगे। स्थायी बस्तियों की आरंभिक अवस्था नवपाषाण काल से ही संबंध है। नवपाषाण काल में एक महत्वपूर्ण अंतर उपकरण की बनावट में देखा गया है। इस काल में बेहतर किस्म के पॉलिशदार उपकरण बनने लगे, अर्थात पहले पत्थर को तोड़कर उपकरण बनाया जाता था, किंतु अब पत्थरों पर घिसकर उपकरण बनाया जाने लगा। ये पॉलिशदार उपकरण पहले के उपकरण की तुलना में अधिक चिकने एवं और धारदार होते थे। इन उपकरणों की सहायता से न केवल शिकार करना आसान हो गया, वरन भूमि को खोदना और मिट्टी को तोड़ना भी सरल हो गया। इस प्रकार नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। कृषि एवं पशुपालन के माध्यम से मानव ने पहली बार प्रकृति की गतिविधियों को में हस्तक्षेप करना आरंभ किया, अर्थात पशुओं को उनके प्राकृतिक परिवेश से अलग कर पाला जाने लगा। उसी प्रकार फसलों की जंगली किस्म को घरेलू किस्म में तब्दील कर दिया गया। कृषि गतिविधियों को प्रेरित करने वाला मूल कारण क्या था, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इस संबंध में एक मत यह है कि जलवायु में होने वाले परिवर्तनों ने कृषि उत्पादन के लिए वातावरण तैयार किया, किंतु एक दूसरे मत के अनुसार जनसंख्या एवं संसाधनों के बीच असंतुलन के परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन की जरूरत पड़ी। उसी प्रकार पहले ऐसा माना जाता रहा था कि कृषि का विकास पहले पश्चिम एशिया में हुआ तथा वहाँ से ही इसका विस्तरण बलूचिस्तान क्षेत्र में हुआ। हालांकि यह सही है कि कृषि पश्चिम एशिया में आरंभ हुई, किंतु मेहरगढ़ की उपलब्धि को क्षेत्रीय उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि पश्चिम एशिया के विस्तार के रूप में। कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन स्वाभाविक रूप से स्थायी हो गया, क्योंकि पशुओं के रूप में अतिरिक्त चारे की व्यवस्था करना आसान हो गया। इस प्रकार फिर कृषि उत्पादन ने कई अन्य प्रकार के परिवर्तन को जन्म दिया। कृषि उत्पादन के साथ अनाजों को रखने के लिए परिवर्तनों की जरूरत हुई। अंततः नियमित रूप में मृदभांड का निर्माण किया जाने लगा। पहले हस्त निर्मित मृदभांड बने, फिर चाक निर्मित, तत्पश्चात अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए अन्नागारों का निर्माण हुआ। मेहरगढ़ से अन्नागार का साक्ष्य मिलता है। अन्नागारों की उपस्थिति मुखिया तंत्र के विकास को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में अधिशेष उत्पादन
पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय सरदारों का विकास हुआ। इस तरह नवपाषाण काल में सामाजिक विभाजन की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में लकड़ी एवं सरकंडे के मकान निर्मित होते थे, साथ ही कच्चे ईंटों के भी मकान मिले हैं, किंतु कुछ मकान गोलाकार तो कुछ आयताकार हैं। उसी प्रकार कब्रों से प्राप्त पत्थर के मनके तथा सीप की बनी चूड़ियाँ एक धनी वर्ग की उपस्थिति को दर्शाता है। एक वर्ग अधिशेष अनाज पर नियंत्रण रखता होगा। विभिन्न नवपाषाण कालिक स्थलों के बीच एक प्रकार का जुड़ाव भी दिखता है। कुछ स्थलों से ऐसी वस्तुएं भी मिली हैं जिनका कच्चा माल क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं था। इसका अर्थ है कि ये वस्तुएं व्यापार के रूप में प्राप्त की गई होंगी। इस तरह छोटे पैमाने पर व्यापार का प्रचलन भी था। अगर हम नवपाषाण काल की संस्कृति पर दृष्टिपात करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि लोगों ने मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा विकसित कर ली थी। यही वजह है कि मृतक व्यक्ति के साथ आवश्यकता की सामग्रियां भी दफना दी जाती थी। मिट्टी के अंदर ही सबको दफना दिया जाता था, किंतु बच्चों को मिट्टी के पात्र में रखकर दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिलता है। इसके अतिरिक्त एक साथ कई उपकरण को दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिलता है, जो यह दर्शाता है कि इन सबों की मृत्यु एक साथ हुई थी या फिर सामुदायिक संबंधों की अवधारणा मजबूत हो रही थी। उसी प्रकार मृतक के शरीर को लाल अथवा गहरे मृदभांड से ढका जाना कहीं न कहीं मृतक अनुष्ठान को दर्शाता है। इस प्रकार का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। इसी प्रकार बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाना मानव पशु के बीच गहरे हो रहे संबंधों की ओर संकेत करता है। सामाजिक जीवन में को प्रभावित करने में कृषि की भूमिका रही है। वस्तुतः कृषक जीवन शिकारी संग्रहकर्ता के जीवन से पृथक होता है। कृषक सामुदायिक जीवन जीने के आदी होते थे। इसलिए इस काल में कृषक जनसंख्या पर आधारित स्थायी गांव बसने लगे। स्वाभाविक रूप से लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क बढ़ गया। फिर स्थायी जीवन पद्धति को अपनाने से महिलाओं एवं बूढ़े लोगों के ऊपर दबाव कुछ कम हुआ, इसलिए संभवतः उसकी जीवन प्रत्याशा में भी सुधार हुआ। फिर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कृषि ने केवल आर्थिक आवश्यकता को ही पूरा नहीं किया, अपितु इसने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। जहाँ एक सामाजिक जीवन का सवाल है तो हमें यह साक्ष्य मिलता है कि लोगों के बीच परस्पर अनाजों का आदान प्रदान, उपहार एवं समय समय पर सामूहिक खानपान को भी प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए बुड्ढीहल नामक स्थल में सामूहिक भोजन का साक्ष्य मिला है। उसी प्रकार कृषि अर्थव्यवस्था का धार्मिक जीवन पर भी प्रभाव देखा जा सकता है। पशुपालन एवं कृषि का आरंभ होने का अर्थ था कि उत्पादन को प्रोत्साहन, इसलिए धार्मिक क्षेत्र में भी उत्पादन शक्ति की उपासना महत्वपूर्ण हो गई। महिला मड़ मूर्ति, जिनकी पहचान मातृ देवी के रूप में मातृ देवी से की जाती है, तथा कुबड़ एवं सांड की मूर्ति प्रचुर रूप में मिलने लगी। उत्तर पश्चिम में अनेक नवपाषाण कालिक स्थल से ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। भारत में आरंभिक नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ है। इसका आरंभ लगभग 6000 ईसा पूर्व तक चला जाता है। यहाँ से हमें संस्कृति के विकास के कई स्तर मिले हैं। यहाँ से कई किस्म के गेहूँ तथा जौ के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के कपास का साक्ष्य भी मिला है। इसके अतिरिक्त यहाँ से भेड़, बकरी और मवेशी पाले जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। सबसे बढ़कर यहाँ से अन्नागार एवं गर्त समाधान का भी साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ की पश्चात उत्तर पश्चिम में लगभग 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच कुछ अन्य नवपाषाण कालिक स्थल अस्तित्व में आए। ये स्थल थे किलीगुल मोहम्मद रहमान टेरी, किला तरकाई, गुमला आदि। कृषि विकास की दृष्टि से ये स्थल भी अपेक्षाकृत विकसित दिखते हैं। कश्मीर में बुर्ज होम एवं गुफकराल जैसे
नवपाषाण कालिक स्थल अस्तित्व में आए। गंगा यमुना द्वाब में बेलन घाटी में चौपानी मांडो, कोल्डी हवा, महागारा आदि स्थल दिखते हैं। चौपानी मांडो नामक स्थल पर मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल के बीच स्पष्ट संक्रमण देखा जा सकता है। कोल्डी हवा से चावल का आरंभिक साक्ष्य मिला है। अब कुछ विद्वान ऐसा मानने लगे हैं कि पश्चिम एशिया, मेहरगढ़ तथा थाईलैंड की तरह ही बेलन घाटी में भी विश्व के उन गिने चुने क्षेत्रों में शामिल हैं जहां कृषि के आरंभिक साक्षात्कार हुआ है। फिर मध्य द्वाब में चिरांद, सेनुआर, ताराडीह आदि, बंगाल में पांडुर, जाढ़वी, असम के देवजल, हेडिंग, सरुतरु आदि महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल हैं। यमुना गंगा द्वाब में नवपाषाण कालिक स्थलों में चावल की खेती महत्वपूर्ण रही है। फिर लगभग 2500 ईसा पूर्व से दक्षिण भारत में नवपाषाण कालिक स्थल अस्तित्व में आने लगे हैं तथा यह प्रक्रिया 1000 ईसा पूर्व तक चलती रही। ये स्थल थे आंध्र प्रदेश के उतनूर, तमिलनाडु के पय्यमपल्ली, कर्नाटक के हल्लूर, टी नरसीपुर, ब्रह्मगिरी, टेक्कलकोट्टा आदि। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालिक स्थलों पर पशुपालन की मुख्य भूमिका रही, जबकि कृषि की भूमिका गौण रही है। दक्षिण भारत की नवपाषाण कालिक स्थल राख के ढेर से भी संबंध हैं। हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण काल के बीच संबंध। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न नवपाषाण कालीन स्थलों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इन स्थलों के विकास के काल में अंतर है। उत्तर पश्चिम के स्थल सबसे प्राचीन है। उसी प्रकार विभिन्न नवपाषाण कालीन स्थलों के विकास के स्तर में भी अंतर है। उत्तर पश्चिम के स्थल विकास की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। यही वजह है कि इसने उत्तर पश्चिम में एक उन्नत सभ्यता का आधार निर्मित कर दिया। अगर हम हड़प्पा सभ्यता एवं और ताम्रपाषाण काल के संबंध पर दृष्टिपात करते हैं तो फिर ये संबंध अत्यधिक जटिल प्रतीत होते हैं। तकनीकी दृष्टि से तांबा कांसे की पूर्व अवस्था को दर्शाता है, इसलिए ताम्रपाषाण काल को हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन माना जाना चाहिए। किंतु कालक्रम की दृष्टि से कुछ ताम्रपाषाण कालिक स्थल हड़प्पा सभ्यता से पहले आए और कुछ ताम्रपाषाण कालिक स्थल हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और तथा अनेक ताम्रपाषाण कालिक स्थल एवं संस्कृतियाँ हड़प्पा सभ्यता के पश्चात अस्तित्व में आईं। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के ताम्रपाषाण कालीन स्थलों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि ये स्थल कोई और नहीं अपितु आरंभिक या प्राक हड़प्पाई स्थल ही हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लगभग 3500 ईसा पूर्व या 3200 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में तांबे का प्रचलन आरंभ हुआ है। तांबे का प्रयोग करने वाले आरंभिक स्थल प्राक हड़प्पाई अथवा आरंभिक हड़प्पाई स्थल थे। फिर हड़प्पा काल तक लोगों ने वहां कांसे का निर्माण करना सीख लिया। उसी प्रकार जब हड़प्पा सभ्यता नगरीय चरण में विद्यमान थी तो उसके कुछ समकालीन ताम्रपाषाण कालिक स्थलों में गणेश्वर, आहार आदि स्थलों की चर्चा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कश्मीर के ताम्रपाषाण कालिक स्थल एवं गंगा यमुना द्वाब के स्थल में सभी उसी समय अस्तित्व में आ चुके थे जब हड़प्पा सभ्यता विद्यमान रही। फिर जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर हड़प्पा सभ्यता के आसपास के क्षेत्रों में ताम्रपाषाण कालिक स्थलों का व्यापक विस्तार देखा गया। लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल में भारतीय उपमहाद्वीप के ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियाँ यथा कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति आदि फलती फूलती रहीं। तत्पश्चात लव युग का आरंभ हुआ। नवपाषाण कालीन संस्कृति एवं हड़प्पा सभ्यता के बीच संबंध। नवपाषाण कालीन संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप के विविध क्षेत्रों में फैली हुई थी। यथा उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में कश्मीर
मध्य गंगा घाटी पूरब में बंगाल, असम, मेघालय, प्रायद्वीप भारत के क्षेत्र में यकीनन उत्तर पश्चिम में नवपाषाण कालिक स्थल न केवल कालक्रम की दृष्टि से सबसे प्राचीन थे, बल्कि स्थल विकास के बेहतर स्तर पर भी थे। उत्तर पश्चिम का प्राचीनतम नवपाषाण कालिक स्थल मेहरगढ़ था। यह कृषि के विकास में बेहतर अवस्था में दर्शाता है। यह लगभग 6000 ईसा पूर्व अथवा 500 ईसा पूर्व के अस्तित्व में आया। फिर लगभग 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच उत्तर पश्चिम में और भी कुछ विकसित स्थल अस्तित्व में आए। उदाहरण के लिए कोट दीजी, आमरी, किला तरकाई, दम सादत आदि। ये स्थल कृषि के विकास की दृष्टि से आगे थे और यहाँ समृद्ध बस्तियों का विकास हुआ। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जैसी नगरीय सभ्यता को उत्तर पश्चिम संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति से विकसित हुई। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के विकास में इन ग्रामीण बस्तियों की भूमिका स्पष्ट दिखती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की पृष्ठभूमि नवपाषाण काल की से ही निर्मित हुई है। नवपाषाण कालिक स्थल एवं ताम्रपाषाण स्थलों के बीच संबंध। कुछ नवपाषाण कालिक स्थल नवपाषाण कालिक चरण में ही विलीन हो गए। वे ताम्रपाषाण कालीन चरण तक नहीं पहुंच सके। कुछ क्षेत्रों में कुछ ताम्रपाषाण कालिक स्थल अस्तित्व में आए, किंतु इन स्थलों के आधार पर नवपाषाण कालिक चरण नहीं दिखता। इसका अर्थ है कि लोग कहीं अन्यत्र से प्रवास करके आए यथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान आहार संस्कृति तथा बनास संस्कृति, मध्य भारत में कैथा संस्कृति तथा मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। कुछ नवपाषाण कालिक स्थल नवपाषाण कालीन अवस्था से सीधे तौर पर ताम्रपाषाण कालिक अवस्था में पहुँचे, इसलिए इन्हें नवपाषाण काल ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए मध्य गंगा घाटी, उत्तर पूर्वी भारत तथा प्रायद्वीप भारत के नवपाषाण कालिक स्थल